Hi guys, I am K.R. Mela, Assistant Professor Chemistry, Sri B.R. Mirda Government College, Nagaur. Now we are discussing about the electromagnetic radiation. तो अपना पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जिसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण जो ग्राफ प्राप्त होता है उसका स्पेक्ट्रम का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस प्रकार ये किरणें होती हैं, ये किरणें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये किरणें में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इक्वल टू लाइट वेलोसिटी। इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है। और अपन जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग भी प्रकाश के वेग के समान होता है। अब अपन बात करें विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए अपन को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो इनको ऊर्जा के अनुसार अपन एक पैमाने में व्यवस्थित करें। विद्युत चुंबकीय विकिरण, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अपन एक पैमाने के रूप में व्यवस्थित करें, उनको अकॉर्डिंग देयर एनर्जी, तो अपन को एक स्केल प्राप्त होगा जिसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जिसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। तो हाईएस्ट एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो होती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें। फिर गामा रेज और कम ऊर्जा की, एक्स रेज, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये इनको ऊर्जा के अनुसार मैंने व्यवस्थित किया। और अपन जैसे ही इधर से इधर जाएंगे तो इनकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। ऊर्जा कम होगी तो अपन जानते हैं कि ऊर्जा कम होगी तो वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा, क्योंकि E = hc/λ। तो ऊर्जा जैसे जैसे कम होगी लैम्बडा वेवलेंथ का मान बढ़ता जाएगा। तो कॉस्मिक किरणों की तरंगदैर्ध्य कम होती है, ऊर्जा हाईएस्ट होती है। फिर ऊर्जा गामा किरणों की और कम हुई, अक्स किरणें। अक्स किरणों की ऊर्जा गामा और कॉस्मिक किरणों से भी कम होती है। और मोस्टली जो अक्सरे रीजन है जिसमें अक्सरे किरणें का उपयोग करते हैं, तो ये अक्सरे किरणें हैं, ये इनका बहुत चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जहाँ बोन्स हैं, जहाँ फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसका एक एक्स किरणों की सहायता से एक पैमाना, स्केल, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसके अध्ययन करके डॉक्टर या चिकित्सक ये बता सकते हैं कि शरीर बोन्स के किस पार्ट में फ्रैक्चर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसका डिटेक्शन किया जाता है। तो इस सब का अध्ययन कौन से रीजन में करते हैं, एक्सरे रीजन में करते हैं। फिर नेक्स्ट वन यूवी रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन अपना जो चैप्टर है स्टार्ट हो अपन करेंगे यूवी रीजन से करेंगे, इसको पराबैंगनी क्षेत्र से, क्योंकि गामा रेज, एक्सरेज, यूवी रीजन का जो वेवलेंथ एरिया होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक होता है। तो 200 से 400 नैनोमीटर रीजन का बीच का क्षेत्र है। ये जो यूवी विकिरणें हैं उनका पदार्थ के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन होता है, अंतर क्रिया जिसको अपन कहें। और इससे अपन को एक पैमाना प्राप्त होगा जिसके साथ अध्ययन करके अपन ये बता सकते हैं कि पदार्थ कौन सा है, इसकी नेचर कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। सब बातों का अपन डिटेक्शन करते हैं उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो पराबैंगनी क्षेत्र। फिर पराबैंगनी क्षेत्र से कम ऊर्जा की किरणें आती हैं, विजिबल, दृश्य क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य क्षेत्र। अपन को इन्वायरमेंट में जो भी वस्तुएं, चीज़ें दिखाई देती है वो दृश्य क्षेत्र के कारण दिखाई देती है। तो दृश्य क्षेत्र अपनी आंखें हैं, आईज हैं, दृश्य क्षेत्र के प्रति
सेंसिटिव होती है, इसलिए अपन को दृश्य क्षेत्र में सभी प्रकार की वस्तुएं वगैरह दिखाई देती है। तो ये भी विद्युत चुम्बकीय वो ही है क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। और इस दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रंग्स होते हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य का मान विबज्योर से अपन मोस्टली लिखते हैं कि VIBGYOR, वोलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। तो रेड कलर होता है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि वो अवरक्त क्षेत्र के जस्ट पास में होता है इसका रीजन। तो अपन देखते ही हैं मोस्टली ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या रेलवे सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्योंकि रेड कलर क्यों बनाते हैं? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो अदर बाकी अन्य रंग से ज़्यादा होती है। तो काफ़ी दूर से ही वो अपन को दिखाई देता है, जिसके कारण इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि रेड कलर है तो इसका मतलब अपन को सिग्नल है कि गाड़ी को रोकना है। तो ये सब संकेत इसी वेवलेंथ के कारण है। फिर है अवरक्त क्षेत्र, IR रीजन। इसमें भी विभिन्न प्रकार के कंपन, रोटेशनल, मॉलिक्यूल में कौन कौन से कंपन होते हैं जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, उन सब कंपन्स का एक ग्राफिकल अध्ययन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी की डिटेक्शन करते हैं कि कंपाउंड में कोई ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है या कोई फ्रीक्वेंसी है, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग होगी, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होगी, तो उसका अपन डिटेक्शन करके और ग्राफिकल अध्ययन करते हैं। तो वो आता है अवरक्त क्षेत्र में। फिर माइक्रोवेव रीजन और रेडियो वेव रीजन। रेडियो वेव रीजन के अंतर्गत अध्ययन अपन पार्ट 3 में करेंगे, BSc पार्ट 3 में। अब स्पेक्ट्रम दो प्रकार से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट अपन बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप जानते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ऊर्जा का अवशोषण के कारण अपन को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। अब स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा? तो मैंने एक आउटलाइन बनाई है कि लाइट सोर्स या फिर रेडिएशन हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे ही लाइट सोर्स या विकिरण आएगी तो ये गुजरेगी स्लाइड से, फिर मोनोक्रोमेटर लगा होता है, मोनोक्रोमेटर से गुजरने के बाद में इनको एक डिटेक्टर से अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो भी रेडिएशन है उनको अपन ने डिटेक्ट किया किसकी सहायता से? डिटेक्टर की सहायता से। डिटेक्ट करने के बाद में डिटेक्टर एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि ये जो एम्पलीफायर है ये जो रेडिएशन अपन से जो स्केल इनका प्राप्त हो रहा है उसको वो थोड़ा बड़ा कर देता है, आवर्धित कर देता है। तो आवर्धित करने के बाद में जो एम्पलीफायर है इससे कनेक्टेड होता है रिकॉर्डर, और ये रिकॉर्डर जो भी अपन को सिग्नल प्राप्त होगा उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद उस सिग्नल का अध्ययन अपन कर लेते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग सिग्नल्स प्राप्त होंगे जिसका अपन कंपेरेटिव स्टडी करके और उसका डिटेक्शन करते हैं। तो मोस्टली जो स्पेक्ट्रम है इसी प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड्स की वेवलेंथ का डिटेक्शन अपन उस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इमिशन में जो उत्सर्जित ऊर्जा है, जो ऊर्जा रिलीज होती है विकिरणों की, तो उस ऊर्जा के कारण अपन को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो इस प्रकार अपन एक स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करें लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट साइंटिस्ट है, इसने एक नियम दिया। लैम्बर्ट्स ने क्या बताया कि होमोजीनियस माध्यम लेते हैं और होमोजीनियस समांगी माध्यम जिसको अपन कहें, जिसकी स्टेट्स एक समान है। तो इस समांगी माध्यम में से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश जिसकी वेवलेंथ समान होती है, प्रकाश संपूर्ण प्रकाश जो भी आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उस संपूर्ण प्रकाश की वेवलेंथ एक समान होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अपन पदार्थ होमोजीनियस माध्यम में से गुजारते हैं। जैसे ही वो होमोजीनियस माध्यम से गुजरेगी तो उसके विनो इंटेंसिटी कम होगी। जैसे ही माध्यम के अंदर से गुजरेगी तो उसकी तीव्रता में कमी आएगी। तो माध्यम माना, सपोज अपनी किया कि जो माध्यम है होमोजीनियस मीडियम है उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो अक्स है। अपन ने अक्स ले ली, एल भी ले सकते हैं, मोटाई, लेंथ, थिकनेस जिसको अपन बोलें। तो माध्यम में से एक वर्णीय प्रकाश जैसे ही गुजरेगा तो उसकी तीव्रता में क्या होगी? लाइट वेलोसिटी, लाइट इंटेंसिटी कम होगी। तो मोटाई के साथ इंटेंसिटी में कमी वो प्रोपोर्शनल होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता के, जिसको इस प्रकार से लैम्बर्ट ने एक समीकरण की सहायता से दिया। तो उसने लिखा -di/dx समानुपाती I। माइनस ये शो करता है कि माध्यम की मोटाई के साथ
तीव्रता में कमी हो रही है, और समानुपाती आई में आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो जैसे माइनस चिन्ह को अपन उधर लेके जाएंगे तो di/dx माइनस के आई हो जाएगा। अब अपन आई को इधर ले आएंगे तो di/i बराबर माइनस के dx। अब इसको अपन I0 से आई और अक्ष बराबर 0 से अक्ष तक अपन क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। और जैसे ही समाकलन करेंगे तो आपको आता ही है di/i के dx का अक्ष हो जाएगा, di/i का ln i हो जाएगा। तो अपन इसका ln को उठाएंगे तो e की घात में चला जाएगा kx। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है I बराबर I0 e की घात माइनस kx। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुई इसको कहते हैं लैम्बर्ट्स इक्वेशन, लैम्बर्ट्स समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण ये दर्शाती है कि माध्यम की मोटाई के साथ आपतित प्रकाश की तीव्रता में क्या होती है, कमी होती है। तो बच्चों ये तो अपना लैम्बर्ट का नियम हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे बियर का नियम। तो लैम्बर्ट के नियम का उपयोग करते हुए लैम्बर्ट ने पदार्थ का अध्ययन किया। होमोजीनियस माध्यम, मीडियम वाला पदार्थ, कोई सब्सटेंस लिया, यौगिक लिया और उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारा। लेकिन बियर ने क्या किया, यही सेम प्रकार का अध्ययन किया लेकिन उसने विलियन पे अपना प्रयोग किया। तो उसने लैम्बर्ट के नियम का उपयोग करते हुए बियर ने अपना एक अलग नियम दे दिया जिसको कहते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट का नियम। और ये जो बियर लैम्बर्ट नियम है इसका अपन डिटेल से स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।